जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं और फर्स्ट चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज हम लोग क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा आप लोग, कौन है अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ। ये कौन है? अर्थशास्त्र का जनक है। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम लोग पहले समझते हैं क्या है। देखिए, सिंपल समझिए कि मान लीजिए ये अपना देश है भारत। ये अपना कौन सा देश है? भारत। भारत देश है। समझिए कि भारत के अंदर जो भी कार्य होता है, भारत के अंदर जो भी कार्य हो, वो कृषि का कार्य हो, परिवहन हो, सेवा क्षेत्र में हो, जो भी कार्य होता है, इसी सबको कार्य को मिलाकर एक कहा जाता है कि ये अर्थव्यवस्था के अंदर हो रहा है। यानी कि अभी जितना भी अर्थशास्त्री लोग हैं, अर्थशास्त्र का कोई परिभाषा नहीं दिए, बहुत सारे इसके परिभाषा हैं, कोई भी परिभाषा कंफर्म नहीं है। तो कहा गया है कि देखिए सिंपल समझिए, घर का कोई नियम कानून होता है, घर के अंदर जो भी कानून होता है उसके अनुसार ही सारे कार्य होता है। वो जो कार्य होता है, कहा जाएगा वो घर के अर्थव्यवस्था के अंदर कार्य हो रहा है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे इसमें। तो कहा जाता है कि कहा गया है कि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है। ढांचा समझते हैं आप लोग? फर्मा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज को ढाल के हम लोग बनाते हैं। तो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था क्या है? एक तंत्र या ढांचा है। क्या कहा गया? अर्थव्यवस्था क्या? एक तंत्र या ढांचा है। इसी के अंदर देश में विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप होता है। क्या होता है? देश में विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप होता है। क्या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप। कौन सी क्रियाकलाप होगी? आर्थिक क्रियाकलाप। याद रखिएगा, कौन सा? आर्थिक क्रियाकलाप। क्या कहा गया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप होती है, उसी को अर्थव्यवस्था कहा गया है। याद रहे, क्या बोला? कहा गया है कि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है। तो इसको हम लोग क्या समझ लेंगे? तंत्र या ढांचा समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? तंत्र या ढांचा। इसको क्या समझेंगे? तंत्र या ढांचा। कहा गया है कि देश के अंदर, इसके अंदर जो भी कार्य हो देश का, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो या परिवहन से संबंधित हो या उद्योग से संबंधित हो, इसी के अंदर जो भी कार्य होगा उसी को अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, इसका परिभाषा दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। याद रखिए आप लोग, क्या याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है जिसके अंदर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप की जाती है। क्या क्या होता है? विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का कार्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्थव्यवस्था पर प्रकार। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ये पहले संरचना या ढांचा समझिए। फर्मा समझते हैं, जिसमें कि कोई भी चीज डाल के उस वस्तु आकार, जैसे कि ईटा पाते हैं, ईटा पाने के फर्मा होता है ना, बस वही बोल रहा है कि संरचना या ढांचा, जो इसका ढांचा बनावट है अर्थव्यवस्था का, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका, फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंड है आपका द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। और थर्ड है आपका तृतीयक क्षेत्र। क्या? तृतीयक क्षेत्र। के प्रकार है? 3। कौन कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बोलिए कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को
कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उद्योग क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? क्या बोलेगा? प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग को कौन सा बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। सेवा को तृतीय क्षेत्र। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो कृषि क्षेत्र में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन, जो कृषि करते हैं आप लोग वो कृषि भी आ जाएगा, यानी कि ईटीसी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मत्स्य पालन कौन सा क्षेत्र में रहते हैं? ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, मान लीजिएगा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह उद्योग क्षेत्र में देखते हैं। उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा आपका लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और इसमें आ जाएगा आपका बिजली, गैस, ये सब क्या हुआ? उदाहरण। यानी कि पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि लघु उद्योग कौन सा क्षेत्र में आता है? कौन सा क्षेत्र में आता है? उद्योग क्षेत्र में। उसका सेवा क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। देखिए सेवा क्षेत्र में आप लोग ये मत समझिएगा किसी को एक गिलास पानी पिला दिए या फिर अपना माँ पिताजी का पैर दबा तो सेवा हो गया। सेवा नहीं, यहाँ पे सरकारी सेवा की वो बात कर रहा है। ये जैसे में आ जाएगा आपका बैंक, परिवहन, विद्यालय, ईटीसी। फिर से बोलिए, संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कितना भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या क्या है? मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि। और उद्योग क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बिजली, गैस। और सेवा क्षेत्र में बैंक, परिवहन, विद्यालय, ईटीसी। आइए इस बार देख लेते हैं, इसको हम लोग का ईटीसी का देख लेते हैं। देखिए इसमें सारा लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही सब लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए वो था संरचना के आधार पर पूछा था। ये क्या पूछा है? सिर्फ प्रकार पूछा है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार भी 3 ही होता है। कितना होता है? 3। तो पहला होता है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित। देखिए एक बात याद रखिए, अर्थव्यवस्था जो बात करेंगे हम लोग वो देश के स्तर पर बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? देश का, यानी कि देश का अर्थव्यवस्था बात करेंगे। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? समझ लीजिए, पूंजी मतलब होता है क्या होता है? पूंजीवादी मान कोई पर्सनल व्यक्ति या फिर निजी व्यक्ति, यानी सोच लीजिए कोई वस्तु है या फिर उस वस्तु को बनाने का साधन जो भी हो, उसका मालिक कौन होगा? इसमें पूंजीवादी होगा। कौन होगा? पूंजीवादी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में? ये अमेरिका में है। आपका कहां पे है? अमेरिका में है, जापान में है और ऑस्ट्रेलिया में है, और भी बहुत सारा देश है। तो समझिए यहां पे इस देश में जो भी वस्तु होगा, चाहे वो ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, जो भी हो, यानी कि सब में किसका है? किसी न किसी निजी व्यक्ति का हाथ होगा। किसका हाथ होगा? निजी व्यक्ति का। मालिक कौन होगा उसका? निजी व्यक्ति। और आप लोग ये बात जानते हैं, अगर कोई भी वस्तु किसी का पर्सनल है, वो अपने लाभ के लिए यूज करेगा। यहां भी अगर ये लोग यूज करेगा तो अपने लाभ के लिए यूज करेगा, यानी कि
निजी लाभ के लिए। किसके लिए? निजी लाभ के लिए। यानी अगर परिभाषा देखे कहा जाए, इसमें जो भी उत्पादन का साधन का मालिक होता है वो कौन होता है? कोई ना कोई निजी व्यक्ति होता है। मालिक कौन होगा इसमें? निजी व्यक्ति। मालिक कौन होगा? निजी व्यक्ति। वैसे ही अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे क्या है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए क्या है? समाजवादी। तो इसमें मालिक कौन होगा? सरकार मालिक होगा। कौन मालिक होगा? सरकार। यहाँ पे कौन सा देश इसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका चीन, क्यूबा, रूस, ये सभी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी उत्पादन का साधन होगा या फिर वह वस्तु होगा, वहां पे इसका मालिक कौन होगा? इसका मालिक सरकार हो जाएगा। कौन होगा? सरकार। और इसमें मालिक कौन होगा? इसमें मिश्रित है, मतलब मिला हुआ। इसमें मालिक कौन होगा? आपका निजी व्यक्ति भी रहेगा और सरकार भी रहेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन से देश में? हम लोग का भारत में है। कौन सा है? भारत में है, कनाडा में है। बट एग्जाम्पल में आप लोग को पूछा जाएगा कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो ऑप्शन में आपका भारत रहेगा। तो आप लोग कौन सा मानिएगा? भारत। या फिर पूछेगा भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था? कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए इसका पीपीटी देख लेते हैं। लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समावेशी विकास। ये पे समझिए, समा मतलब क्या हो जाएगा? समान। इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान। और वैसी मतलब क्या हो जाएगा? वेश। यानी कि जिसका भी विकास होगा समान बेस पर, यानी कि एक जैसा विकास होगा। कैसा विकास होगा? सभी का एक जैसा। और सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि इस विकास में समाज का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो समाज में। तो समाज में किसका विकास होगा? जो लोग रहते हैं, जो वर्ग रहते हैं। तो वही कहा गया है कि विकास की ऐसी प्रक्रिया इसमें समाज के सभी वर्ग, समाज में जितना भी वर्ग हो, सभी वर्गों का क्या होगा? विकास होगा। वो भी कैसा? एक जैसा विकास होगा। एक जैसा क्या होगा? एक जैसा विकास होगा। और आप लोग बताइए, जब उसका विकास होगा तो क्या होगा? उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? विकास एक जैसा होगा। और जब वर्ग का विकास होगा क्या हो जाएगा? उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, तब तो विकास कहलाएगा। और जो भी इस समावेशी विकास में सदस्य रहते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी वर्ग इसके लाभ से छूटना नहीं चाहिए। क्या ध्यान रखते हैं? कि इसके लाभ से कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए। यानी क्या बोले हम कि ऐसा विकास जिसमें किसका विकास हो रहा है? समाज का। समाज में किसका? जो भी वर्ग रहता है, यानी कि सभी वर्गों का कैसा विकास होगा? एक जैसा विकास होगा। जब विकास होगा क्या होगा? उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। और ये क्या ध्यान रखता है कि कोई भी वर्ग इसके लाभ से छूटना नहीं चाहिए। यही है इसका परिभाषा। याद रखिए क्या बोलेंगे? विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो। जब उसका विकास हो जाएगा क्या होगा? जीवन स्तर उसका ऊंचा हो जाएगा। और क्या ध्यान रखेगा? कि कोई वर्ग इसके लाभ से छूटना नहीं चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास। एक बार देख लीजिए इसका आप लोग परिभाषा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का क्या हो? विकास हो, तथा समाज का कोई वर्ग इसके लाभ से अछूता ना रहे। लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें याद रखिएगा किसका विकास होता है? इसमें समाज का विकास होता है। किसका? समाज का। समाज में किसका? सभी वर्गों का। जब विकास होगा क्या होगा? उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। और ये लोग क्या ध्यान रखते हैं कि विकास के लाभ से कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि ये सतत विकास है, ये ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सतत विकास किस आयोग के द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा। तो आप समझते हैं इसको। देखिए सतत मतलब क्या होता है? सतत मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार, यानी कि लगातार विकास।
तो इस विकास में देखिए कहा गया है कि वर्तमान में जो भी आवश्यकता है, देखिए विकास किसको लेकर करें हम लोग, वर्तमान को लेकर, भविष्य का तो बाद में देखा जाएगा। तो कहा गया है, इसमें कहा गया कि वर्तमान में जो भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। परंतु देखिए ऐसा थोड़ी है कि जो भी संसाधन है वो सिर्फ हम ही लोग के लिए है, जो आने वाला पीढ़ी है जिसको हम लोग भावी पीढ़ी कहते हैं उसके लिए भी तो है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करें, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए भी बचा के रखना है। क्या कहा गया है कि वर्तमान की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए, परंतु जो आने वाला पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए भी क्या करना है, संसाधन को बचा के रखना है। उसी को क्या कहा गया है, सतत विकास। और इसमें कहा गया है कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी विकास कीजिएगा, संसाधन बनाइएगा, वस्तु बनाइएगा, वो जारी रहे, मतलब बहुत दिनों तक चले, जारी रहे और टिकाऊ रहे। क्या रहे, जारी भी रहे, प्लस में क्या रहे, टिकाऊ भी रहे। ये नहीं कि बना लिए संसाधन, कुछ दिन चला उसके बाद खराब हो गया, क्या होगा, इसमें संसाधन का बेकार बर्बादी होगा। तो क्या बोला गया, ऐसा बनाए जो जारी भी रहे, प्लस में टिकाऊ भी रहे। इसमें क्या आ लीजिए, उसके बाद देखिए, बस ये याद रखें कि सतत मतलब क्या होता है, लगातार होगा। क्या कहा गया, इसमें वर्तमान का जो भी आवश्यकता है सब पूरा किया जाए, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए बचा के रखा जाए। उसके लिए भी वो कैसा, किस लिए बचाना चाहिए कि मान लीजिए उसके पास जो भी क्षमता है और उसका जो भी योग्यता है आने वाला पीढ़ी का। आप लोग समझिए, अगर कोयला से बिजली का उत्पादन हो रहा है तो ऐसा थोड़ी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसको कोयला जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको भी पड़ेगा, तो उसके लिए भी बचा के रखना है। वही इसलिए कहा गया पर इसमें परिभाषा में कि वैसी विकास करना जो कि जो भी वर्तमान की आवश्यकता उसको पूरा किए, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी उसके क्षमता और योग्यता से समझौता किए बिना पूरा किया जाए, समझौता किए बिना पूरा किया जाए, यानी कि उसके लिए भी बचा के रखना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। बस याद रखिएगा, इसमें कौन लाया था इसको, ब्रुंडलैंड आयोग। क्या कहा था कि ऐसा विकास के लिए जारी रहे और टिकाऊ रहे, और क्या कहा कि वर्तमान में जो भी आवश्यकता है आप उसे पूरा कीजिए, आप उसे पूरा कीजिए, परंतु जो आने वाला पीढ़ी है, यानी जो भावी पीढ़ी है, उसके क्षमता से और योग्यता से समझौता किए बिना पूरा कीजिए। इस विकास को क्या कहा गया है, सतत विकास। ये परिभाषा इसका देखते हैं। देख क्या लिखा हुआ है, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रहे और टिकाऊ बना रहे। किसके द्वारा है, ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता है और भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए बिना पूरी की जाए। यानी कि साफ साफ ये कह रहा है कि आपकी जो भी आवश्यकता है आप उसे पूरा कर सकते, परंतु आने वाला पीढ़ी जो उसके लिए भी रखना है, उसके क्षमता और योग्यता से समझौता नहीं करना। यह साफ साफ कह रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आर्थिक विकास। देखिए ये आर्थिक विकास बोल रहा है, यानी कि देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि आर्थिक विकास हम उसको मानेंगे अगर कोई भी वस्तु बनाए या संसाधन। देखिए विकास मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का निर्माण करे, उससे जो भी समस्या है उसको प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करे, यही होता है विकास। तो कहा गया है आर्थिक विकास में कि आप जो भी संसाधन बनाए वो लंबे समय तक चले, उससे लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था में आय की प्राप्ति होती रहे। यानी कि कुछ भी संसाधन बनाए जिस उससे क्या होना चाहिए, देश को लंबे समय तक आय की प्राप्ति हो, उसी को कहा गया आर्थिक विकास। क्या कहा गया इसको, आर्थिक विकास। यानी अगर कुछ भी संसाधन बना लिए उससे क्या होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक आय में वृद्धि हो, वैसी विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास। और जिस देश का आर्थिक विकास जितना अधिक होगा वो देश क्या कहलाएगा, उतना ही विकसित कहलाएगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि आप कुछ भी संसाधन बनाइए, इससे क्या हो, देश की अर्थव्यवस्था में, किसमें,
देश की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक क्या हो, आय में वृद्धि होना चाहिए। तो देश का हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृद्धि। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। आइए परिभाषा देखते हैं। ये कहा गया आर्थिक विकास, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहे। यानी कुछ भी विकास करेंगे उसे क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक उसके राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए। वैसा ही विकास हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। ये नोट में कहा गया है, जब विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। इसे भी आर्थिक विकास कहते हैं। और वही जब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहेंगे। यानी कि समझिए, विकासशील देश बोलने का मतलब है कि जो देश अभी विकास कर रहा है, जैसे कि अपना भारत अभी क्या है, विकासशील देश है, विकास कर ही रहा है। अगर भारत के राष्ट्रीय में वृद्धि होगा उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि हुआ है, सॉरी उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास हुआ है। एक सिंपल समझिए, कोई गरीब है, उसका अब क्या हुआ, उसके घर में किसी को अच्छा काम मिल गया, किसी को नौकरी मिल गया, अब क्या हुआ, उसके घर में पैसा आना शुरू हुआ। अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या उसका विकास हो रहा है, क्या बोलेंगे, उसका विकास हो रहा है। और कोई अमीर व्यक्ति है, अगर अमीर व्यक्ति है उसको पहले से तो आया है और उसके घर में दो चार लोग और नौकरी लगे या फिर और कोई भी साधन से उसको इनकम आने लगे, उसको क्या बोलेंगे, उसका वृद्धि हो रहा है, तरक्की कर रहा है। उसी तरह कहा गया है कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में यानी जो देश विकास कर रहा है, विकास की सीढ़ी पर है, अगर उसके आय में पैसा, राष्ट्रीय में पैसा बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे विकसित कर रहा है, क्या बोलेंगे, उसको आर्थिक विकास कहेंगे। और वही कोई देश अगर विकसित हो चुका है यानी इसको विकसित देश कहेंगे, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब क्या विकसित देश है। ये सब के अगर राष्ट्रीय में वृद्धि होता है क्या बोलेंगे, उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे। याद रखें, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, क्या बोलेंगे। अगर कोई विकासशील देश के राष्ट्रीय में वृद्धि हो रहा है तो आर्थिक विकास, अगर विकसित देश के राष्ट्रीय में वृद्धि हो रहा है तो आर्थिक वृद्धि। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन होगा वीवीआई, वो हम आपके नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको इस लेक्चर से समझ आ रहा तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर अच्छा लगे तो इसमें कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ताकि इससे हम लोग को क्या होगा, हिम्मत मिलेगा और वीडियो बनाना हम लोग को अच्छा लगेगा। चलिए।